सोचिए, एक ऐसा जहन जो ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर कर सकता था, लेकिन वो कैद था एक ऐसे जिस्म में जो 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। ये है स्टीफन हॉकिंग की हैरान कर देने वाली कहानी। एक ऐसे दिमाग की कहानी जिसने हमारी सोच की सीमाओं को ही हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, हॉकिंग का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं था। जैसा कि वो खुद कहते हैं, उनका मकसद था ब्रह्मांड को पूरी तरह समझना कि आखिर ये जैसा है वैसा क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल ये है ही क्यों। ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं था, बल्कि ये तो वो जुनून था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा दी और उन्हें खींचकर ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे रहस्यों तक ले गया। स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी एक कमाल का, हैरान कर देने वाला विरोधाभास था। एक तरफ एक ऐसा शरीर था जो व्हीलचेयर में कैद था, आवाज भी एक कंप्यूटर से आती थी, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा दिमाग था जो पूरी तरह आजाद था। एक ऐसा दिमाग जो बिग बैंग की शुरुआत से लेकर ब्लैक होल के बिल्कुल दिल तक का सफर कर लेता था। देखिए, हर किसी की कहानी में एक मोड़ आता है ना? एक टर्निंग पॉइंट। हॉकिंग के लिए वो मोड़ आया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। यहीं उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने उनकी आने वाली जिंदगी की पूरी कहानी बदल कर रख दी। एक ऐसी चुनौती सामने आई जिसने उनके वजूद को एक नई परिभाषा दे दी। जब वो 20-21 साल के थे तो उनकी जिंदगी में एक तूफान सा आ गया था। 1962 में वो कैम्ब्रिज में पूरी तरह से ब्रह्मांड के रहस्यों में डूबे हुए थे। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1963 में उन्हें एक ऐसी बीमारी का पता चला जो धीरे धीरे उनके शरीर को ही उनसे छीन रही थी। डॉक्टरों का तो यहां तक कहना था कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं। लेकिन फिर 1965 में जेन वाइल्ड उनकी जिंदगी में आई। उनकी शादी ने, जैसा हॉकिंग ने खुद बाद में कहा, उन्हें जीने की एक वजह दे दी। और बस इसी वजह ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया और 1966 में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर ली। तो सवाल उठता है कि ये मोटर न्यूरॉन बीमारी आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग का मांसपेशियों से जो कनेक्शन होता है ना, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। मतलब शरीर एक एक करके काम करना बंद कर देता है जब तक कि इंसान पूरी तरह से पैरालाइज ना हो जाए। यही वो कड़वी सच्चाई थी जिसने हॉकिंग की बाकी की जिंदगी और उनके हर काम को एक शक्ल दी। सोचिए, जब किसी इंसान का बाहरी दुनिया से संपर्क टूटने लगता है तो क्या होता है। हॉकिंग के साथ ये हुआ कि उनका दिमाग पहले अंदर की तरफ मुड़ा और फिर सीधा बाहर ब्रह्मांड की ओर। जैसे जैसे उनका शरीर शांत होता गया, उनका दिमाग वो पहले से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा फोकस्ड हो गया। उनकी व्हीलचेयर ही उनकी लैब बन गई और उनके ख्याल उनके औजार, और यहीं से उनकी सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खोजें निकल कर आईं। तो अब अपने इस नए एकदम फोकस्ड दिमाग के साथ हॉकिंग ने सीधा ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल से टक्कर ली। सवाल था, ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? और इसी सवाल का पीछा करते करते वो एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी कॉन्सेप्ट तक पहुंचे, जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। पर ये सिंगुलैरिटी है क्या चीज? सिंगुलैरिटी को ऐसे सोच सकते हैं, ये वो जगह है जहां फिजिक्स के सारे नियम जाकर दम तोड़ देते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां स्पेस और टाइम इतने मुड़ जाते हैं कि डेंसिटी यानी घनत्व और गुरुत्वाकर्षण इन्फिनिट हो जाते हैं, मतलब अनंत। एक ऐसा नंबर जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता। रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर हॉकिंग ने मैथमेटिकली ये साबित कर दिया कि हमारा इतना बड़ा ब्रह्मांड ऐसे ही एक नामुमकिन से दिखने वाले पॉइंट से पैदा हुआ था। और ये उनकी पहली बड़ी और दुनिया को हिला देने वाली खोज थी। तो ये सब हुआ कैसे था? चलिए समय में पीछे चलते हैं, इतना पीछे कि समय था ही नहीं। तब ब्रह्मांड का हर एक कण, हर सितारा, हर गैलेक्सी, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटी सी जगह में सिमटा हुआ था। एक बेहद घना पॉइंट। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ एक महाविस्फोट जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। और उसी एक पल में समय पैदा हुआ और ब्रह्मांड ने फैलना शुरू किया, और वो फैलाव आज भी जारी है। ब्रह्मांड की शुरुआत को तो समझ लिया, अब हॉकिंग ने अपना ध्यान लगाया ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे डरावनी चीज पर, ब्लैक होल्स। तो स्पेस के इन विशाल दैत्यों के बारे में उन्होंने आखिर क्या पता लगाया? उनकी खोजों ने तो ब्लैक होल्स के बारे में हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। पहली चीज तो ये कि ब्लैक होल्स कभी छोटे नहीं हो सकते, सिर्फ बड़े हो सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने खुद उनकी ही पहली बात को चुनौती दे दी, और वो आइडिया था कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक हैं ही नहीं,
वो असल में धीरे धीरे एनर्जी लीक करते हैं और एक दिन भाप बनकर उड़ जाते हैं। आज इसी प्रोसेस को हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। ये वो कमाल की खोज थी जिसने फिजिक्स के दो सबसे बड़े पिलर्स, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ जोड़ दिया था। लेकिन इन सारी खोजों के पीछे हॉकिंग का असली मकसद क्या था? ये सिर्फ मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करना नहीं था। जैसा उनका एक मशहूर कोट है, वो असल में ईश्वर के मन को जानना चाहते थे। वो एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की तलाश में थे, मतलब एक ऐसा आखिरी सिद्धांत जो ब्रह्मांड के हर नियम, हर ताकत को एक खूबसूरत सी इक्वेशन में बांध दे। इसे पा लेना उनके लिए हमारे वजूद के सबसे गहरे सवाल का जवाब पाने जैसा था कि आखिर हम यहाँ हैं ही क्यों। लेकिन इतने बड़े, इतने क्रांतिकारी आइडियाज को सिर्फ यूनिवर्सिटी की किताबों में बंद रखना हॉकिंग को मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि दुनिया का हर इंसान ब्रह्मांड के इन अजूबों को समझे, और इसी चाहत ने उन्हें एक महान साइंटिस्ट से पूरी दुनिया का टीचर बना दिया। एक ऐसा शख्स जिसने मानो पूरे ब्रह्मांड को ही एक आवाज दे दी हो। तो सवाल ये है कि एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट दुनिया के सबसे मशहूर लेखकों में से एक कैसे बन गया? जवाब है उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसकी 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिकीं और इस एक किताब ने साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब विज्ञान सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो दुनिया भर में लोगों के घरों में, उनके लिविंग रूम में होने वाली बातचीत का हिस्सा बन चुका था। तो इस किताब में ऐसा क्या खास था? हॉकिंग ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल आइडियाज को, जैसे कि बिग बैंग, ब्लैक होल्स और यहां तक कि खुद समय क्या है, इन सब को इतनी आसान भाषा में समझाया कि कोई भी इसे समझ सकता था। उन्होंने ब्रह्मांड की कहानी को एक बोरिंग लेक्चर नहीं, बल्कि एक रोमांचक सफर बना दिया। लेकिन स्टीफन हॉकिंग की कहानी सिर्फ ब्लैक होल्स और बिग बैंग की कहानी नहीं है। नहीं, उनकी विरासत साइंस से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है उस इंसान की जो हर मुश्किल के सामने डटा रहा और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। और देखिए, साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी उनकी काबिलियत का लोहा माना। 1974 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया, जो साइंटिस्ट्स के लिए सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। लेकिन 1979 में जो हुआ वो तो ऐतिहासिक था। उन्हें कैम्ब्रिज में गणित का लुकासियन प्रोफेसर बनाया गया। पता है कौन सी पोस्ट है? ये वही कुर्सी है जिस पर कभी खुद सर आइजैक न्यूटन बैठा करते थे। अब हॉकिंग का नाम आधिकारिक तौर पर इतिहास के सबसे महान दिमागों में शामिल हो चुका था। और आखिर में हॉकिंग की सबसे बड़ी विरासत शायद उनके दिए हुए फॉर्मूलों में नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी की मिसाल में है। उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि इंसान की आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली सीमाएं हमारे शरीर की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की होती हैं, और अगर इरादा पक्का हो तो उन सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। स्टीफन हॉकिंग हमें सितारों तक ले गए, वो भी तब जब वो खुद अपनी कुर्सी से हिल तक नहीं सकते थे। उनकी जिंदगी हमारे सामने एक आखिरी लेकिन बहुत ताकतवर सवाल छोड़ जाती है कि अगर उनका दिमाग उन सारी सीमाओं को लांघ सकता था, तो फिर हमारी कौन सी सीमाएं हैं जो सच में असली हैं, और कौन सी वो जो बस हमने अपने मन में बना रखी।